शहर के सबसे पॉश इलाके में, जहां अरबों रुपयों का कारोबार होता था, वहां रॉयल कॉर्पोरेट टावर का विशाल कांच का भवन धूप में हीरे की तरह चमक रहा था। उस इमारत की भव्यता के सामने इंसान की हैसियत छींटी जैसी लगती थी। और उसी इमारत के लोहे के भारी गेट पर पसीने में भीगी हुई वर्दी में एक शख्स बुत बनकर खड़ा था। रोहन। रोहन नाम तो दमदार था, लेकिन उसकी मौजूदा पहचान सिर्फ उसके सीने पर लगा एक छोटा सा बैज था। गार्ड नंबर 402। उसके हाथ में एक डंडा था, सिर पर टोपी जो धूप से आंखों को बचाने के लिए नीचे झुकी थी, और आंखों में एक ऐसा खालीपन जिसे देखकर लगता था कि इस इंसान के अंदर उम्मीद नाम की चीज बरसों पहले मर चुकी है। वो महज 26 साल का था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और चेहरे की थकान उसे 40 का दिखाती थी। लंच का समय खत्म हो चुका था, लेकिन आज सुरक्षा बढ़ाई गई थी। वायरलेस सेट पर बार बार चेतावनी आ रही थी। सब अलर्ट रहना, नई सीईओ मैडम किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं। वो विदेश से लौटी हैं और अनुशासन की पक्की हैं। अगर वर्दी पर एक दाग भी दिखा तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। रोहन ने अपनी टोपी ठीक की और अपनी पानी की बोतल से एक घूंट भरा। उसे यहां नौकरी करते हुए अभी जुम्मा 8 दिन ही हुए थे। 12,000 रुपए की तनख्वाह, 12 घंटे की कड़ी धूप में ड्यूटी और दिन भर साहबों को सलाम ठोकना, यही उसकी जिंदगी रह गई थी। कौन कह सकता था कि यही रोहन कभी कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हुआ करता था, जिसकी लिखी कविताओं पर पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता था, जो डिबेट में बड़े बड़े अमीरों के बच्चों को हरा देता था। लेकिन वक्त जब करवट बदलता है तो बादशाह को भी फकीर बना देता है। दोपहर के ठीक 2:15 बजे सड़क के मोड़ पर एक महंगी गाड़ी की चमक दिखाई दी। काले रंग की मर्सिडीज बेंज धूप को चीरती हुई गेट की तरफ आ रही थी। सायरन बजा। रोहन ने फुर्ती दिखाई, भारी भरकम लोहे का गेट खोला और चिलचिलाती धूप में अटेंशन में खड़ा हो गया। उसका हाथ माथे पर सैल्यूट के लिए सधा हुआ था। पसीना उसकी कनपटी से बह रहा था। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। रोहन दौड़कर गाड़ी का दरवाजा खोलने गया। ड्राइवर ने पहले ही निकलकर दरवाजा खोल दिया था। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। पहले एक कीमती हील्स जमीन पर पड़ी, फिर एक शानदार फाइल, और आखिर में वो शख्स बाहर आया जिसके डर से पूरा स्टाफ कांपता था। रोहन की नजरें झुकी हुई थीं, जैसा कि एक गार्ड को सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही उस महिला ने अपना चश्मा उतारकर पर्स में रखा, रोहन की नजर अनजाने में उसके चेहरे पर चली गई, और उसी एक पल में कायनात रुक गई। गाड़ियों का शोर, धूप की तपिश, वायरलेस की आवाज, सब कुछ सन्न हो गया, क्योंकि सामने खड़ी वो सख्त मिजाज मालकिन, वो करोड़ों की मालकिन कोई और नहीं, अनन्या थी। वही अनन्या जिसकी हंसी सुनने के लिए रोहन कॉलेज की क्लास बंक करता था। वही अनन्या जिसके साथ उसने लाइब्रेरी के पीछे बैठकर जिंदगी भर साथ निभाने के सपने बुने थे। और वही अनन्या जिसे वो 5 साल पहले अपनी बदकिस्मती और गरीबी के अंधेरे में अकेला छोड़ आया था। अनन्या अपने पीयर से किसी डील के बारे में बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, सफलता की चमक, दौलत का आत्मविश्वास। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि धूप के बीच खड़ा वो गार्ड उसे एकटक देख रहा है। उसे गुस्सा आया। उसने अपनी गर्दन घुमाई। तुम्हें सिखाया नहीं गया कि... वाक्य अधूरा रह गया। शब्द गले में ही अटक गए। अनन्या की आंखें, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थीं, अचानक फैल गईं। उसके हाथ कांपे और जो फाइल उसने पकड़ रखी थी वो सीधे धूल भरी जमीन पर जा गिरी। रोहन! उसके होठों से आवाज नहीं निकली, बस सांसों ने वो नाम दोहराया। रोहन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने अपनी टोपी को आंखों के ओर नीचे खींच लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अब वो धूप के कारण नहीं, घबराहट से बेहोश हो जाएगा। 5 साल से वो जिस चेहरे से भाग रहा था, आज वही चेहरा उसका मालिक बनकर सामने खड़ा था। अनन्या के पीए ने चिल्लाकर कहा, ए गार्ड, पागल हो गया है क्या? मैडम की फाइल गिर गई और तू खड़ा देख रहा है? रोहन को जैसे होश आया। उसने अपनी हैसियत याद की। वो अब प्रेमी नहीं, नौकर था। वो तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठा। अपने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई। फाइल पर धूल लग गई थी। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से फाइल की धूल को पोंछा और डरते डरते अनन्या की तरफ बढ़ाया। उसने बिना नजर मिलाए अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, सॉरी मैडम, गलती हो गई। मैडम? इस एक शब्द ने अनन्या के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। जिस रोहन ने उसे कभी जान कहा था, आज वो उसे मैडम कह रहा था। अनन्या का सदमा धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। वो गुस्सा जो 5 साल से उसके अंदर लावा बनकर उबल रहा था। उसे वो दिन याद आया जब रोहन बिना बताए गायब हो गया था। उसे लगा था रोहन ने उसे धोखा दिया है।
उसे लगा था कि रोहन ने उसकी अमीर दुनिया से डरकर उसका साथ छोड़ दिया। अनन्या ने झपट्टा मारकर फाइल छीनी। उसने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी पसीने से फटी हुई सस्ती वर्दी, धूल से सने हुए जूते और वो झुका हुआ लाचार सिर। अनन्या के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने व्यंग्य कसते हुए कहा, वाह क्या बात है। मैंने सुना था कि इंसान वक्त के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तुम तो जहां थे उससे भी नीचे गिर गए रोहन। मुझे लगा था कि तुम दुनिया बदल दोगे, लेकिन तुम तो मेरे ही दरवाजे पर दरबान बनकर खड़े हो गए। ये शब्द किसी गाली से ज्यादा चुभने वाले थे। रोहन के पास जवाब था, लेकिन देने की हिम्मत नहीं। वो चुपचाप धूप में सिर झुकाए खड़ा रहा। अनन्या का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी खामोशी उसे चुभ रही थी। उसने अपने पीए की तरफ देखा और हुक्म दिया, इस गार्ड को अभी मेरे केबिन में भेजो, और हां, इसे लिफ्ट से मत आने देना। कहो सीढ़ियों से आए। इसे पता होना चाहिए कि इसकी जगह कहां है। अनन्या तेजी से अंदर चली गई। उसके सैंडल की आवाज मार्बल के फर्श पर गूंजती रही। रोहन वहीं बाहर खड़ा रहा। उसके गालों पर पसीना था या आंसू, ये फर्क करना मुश्किल था। रोहन सीढ़ियां चढ़ते हुए उन पुराने दिनों में खो गया। कॉलेज का वो आखिरी साल। रोहन एक गरीब मजदूर का बेटा था, लेकिन पढ़ाई में अव्वल। अनन्या शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बेटी। दोनों में प्यार हुआ, ऐसा प्यार जिसने अमीर गरीब की दीवार गिरा दी थी। अनन्या कहती थी, रोहन हम शादी करेंगे, पापा नहीं मानेंगे तो भाग जाएंगे। रोहन हमेशा समझाता, अनन्या जीवन फिल्मों जैसा नहीं होता। भूख लगने पर प्यार काम नहीं आता। और फिर वो मनहूस रात आई। रोहन के पिता फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहे थे। एक हादसा हुआ और उनका दाहिना हाथ कट गया। घर का अकेला कमाने वाला बिस्तर पर पड़ गया। फैक्ट्री मालिक ने मुआवजा देने से मना कर दिया। मां को अस्थमा का दौरा पड़ा। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। उसी वक्त अनन्या के घर से रिश्ता आया, एक बड़े उद्योगपति के बेटे का। रोहन जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी की तो वो उसे अपनी गरीबी, बीमारी और भूख के सिवा कुछ नहीं दे पाएगा। वो अनन्या को रानी से मजदूर की बीवी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। उसने अपना फोन तोड़ दिया, घर बदल लिया और शहर के दूसरे कोने में जाकर छुप गया, ताकि अनन्या उसे बेवफा समझकर भूल जाए और अपनी जिंदगी में खुश रहे। वापस वर्तमान केबिन का दृश्य। रोहन हांफते हुए 15वीं मंजिल पर पहुंचा। वो पसीने से तरबतर था, चेहरे पर धूल लगी थी। ऑफिस के आलीशान शीशे के दरवाजे के बाहर वो एक धब्बे जैसा लग रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, अनन्या की सख्त आवाज आई। केबिन बर्फ जैसा ठंडा था। अनन्या अपनी बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में वही फाइल थी। रोहन दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। अनन्या ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। वो उसे घूरती रही, फिर बोली, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? रोहन ने धीरे से कहा, 12,000 मैडम। अनन्या ने पर्स से एक चेकबुक निकाली और पेन घुमाते हुए कहा, पैसे मांगने आए हो या नौकरी की भीख मांगने? मुझे पता था एक दिन तुम आओगे। गरीबों की फितरत होती है, वो वहां जरूर लौटते हैं जहां से उन्हें फायदा मिले। रोहन ने पहली बार नजर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, आत्मसम्मान की शांति। उसने कहा, मैडम मुझे सच में नहीं पता था कि ये कंपनी आपकी है। अगर पता होता तो मैं भूखा मर जाता, लेकिन यहां नहीं आता। मेरी मां बहुत बीमार है, डायलिसिस चल रहा है, इसलिए हर नौकरी मेरे लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं तो मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं। अनन्या को लगा था रोहन रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन रोहन की आवाज में लाचारी नहीं, मजबूरी थी। और ये बात अनन्या के अहंकार को और चुभ गई। उसने चेकबुक पटक दी। इस्तीफा? इतनी आसानी से नहीं रोहन। तुमने मुझे 5 साल तड़पाया है। बिना बताए जाने का दर्द क्या होता है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और सिक्योरिटी हेड को फोन किया। हेलो मिस्टर वर्मा, गार्ड नंबर 402। रोहन, इसकी ड्यूटी बदलो। ये अब गेट पर नहीं, मेरे पर्सनल फ्लोर पर खड़ा रहेगा, मेरे केबिन के ठीक बाहर, दिन के 12 घंटे। और हाँ, इसे लंच ब्रेक सबसे आखिर में मिलेगा। मैं चाहती हूं कि ये देखे कि मैं कहां पहुंच गई हूं और ये कहां रह गया है। फोन रखकर उसने रोहन की आंखों में देखा। तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? नहीं, तुम यहीं रहोगे। रोज मुझे सलाम करोगे, रोज देखोगे कि तुमने किसे ठुकराया था। ये तुम्हारी सजा है। रोहन ने एक पल के लिए अनन्या को देखा। उसे अनन्या की आंखों में नफरत के पीछे छुपा हुआ वो गहरा दर्द साफ दिख रहा था। वो समझ गया कि अनन्या उससे नफरत नहीं करती, बल्कि अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रही है। रोहन ने एड़ियां जोड़ी, एक कड़क सैल्यूट किया और कहा, जी मैडम, जैसा आपका हुक्म। वो केबिन से बाहर निकल गया और दरवाजे के पास स्टूल पर बैठ गया। अंदर अनन्या ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और रो पड़ी। वो जीत गई थी, लेकिन उसे हार जैसा महसूस हो रहा था। बाहर रोहन बैठा था, खामोश। उसे पता था कि यह सफर मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो अनन्या की हर नफरत को सहेगा।
शायद यही उसके पापों का प्रायश्चित था। लेकिन न रोहन जानता था, न अनन्या, कि किस्मत ने उनके पुनर्मिलन की कहानी स्याही से नहीं बल्कि आग से लिखने का फैसला किया था। एक ऐसा हादसा होने वाला था जो इन तमाम शिकवों को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगा। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन रोहन के लिए हर दिन 1 साल जैसा था। अनन्या ने उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसे जानबूझकर सबके सामने डांटती, कभी कॉफी ठंडी होने पर उस पर चिल्लाती, कभी कहती कि उसकी वर्दी से बदबू आ रही है। रोहन ने एक शब्द नहीं कहा। वो बस सिर झुकाकर सॉरी मैडम कहता और अपनी ड्यूटी करता रहता। ऑफिस का बाकी स्टाफ भी रोहन का मजाक उड़ाने लगा था। वे कहते, मैडम को इस गार्ड से न जाने क्या चिढ़ है। उस दिन ऑफिस में विदेशी डेलीगेट्स आए हुए थे। अनन्या बहुत व्यस्त थी। वो एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दे रही थी जिससे कंपनी को करोड़ों का मुनाफा होने वाला था। 15वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा था। रोहन हमेशा की तरह केबिन के बाहर पहरा दे रहा था। दोपहर के 3 बजे थे। अचानक बिल्डिंग के बेसमेंट में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ। चिंगारी भड़की और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। नीचे के गोदाम में रखे केमिकल्स ने आग पकड़ ली। अचानक बिल्डिंग का फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट शुरू हो गई, आग लग गई है, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाएं। ऑफिस में भगदड़ मच गई। लोग अपनी फाइलें, लैपटॉप छोड़कर भागने लगे। धुएं का काला गुब्बार एसी डक्ट के जरिए ऊपर की मंजिलों में भरने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। अनन्या के फ्लोर पर भी अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी हेड चिल्ला रहे थे, सब नीचे चलो, जल्दी। अनन्या भी अपने क्लाइंट्स के साथ सीढ़ियों की तरफ भागी। भीड़ उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ रही थी। वो दूसरी मंजिल तक पहुंची ही थी कि अचानक उसे एक भयानक ख्याल आया, पापा की तस्वीर और वो हार्ड डिस्क। अनन्या के केबिन में उसके दिवंगत पिता की आखिरी तस्वीर थी और एक ऐसी हार्ड डिस्क जिसमें कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और बैंक के पासवर्ड थे। अगर वो जल गई तो अनन्या सड़क पर आ जाएगी। भावुकता और डर के मारे और वापस ऊपर की तरफ भागी। लोग चिल्ला रहे थे, मैडम ऊपर मत जाइए, आग फैल रही है। लेकिन अनन्या ने नहीं सुना। वो धुएं को चीरती हुई 15वीं मंजिल पर वापस पहुंच गई। वहां का नजारा नरक जैसा था। हर तरफ धुआं था, आग की लपटें दीवारों को चाट रही थीं। अनन्या खांसते हुए अपने केबिन में घुसी। उसने तस्वीर और हार्ड डिस्क तो उठा ली, लेकिन तब तक आग दरवाजे तक आ चुकी थी। धुएं की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दम घुटने लगा। कार्बन मोनोऑक्साइड उसके फेफड़ों में भर गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसे लगा कि अब सब खत्म। उसकी दौलत, उसकी नफरत, उसका प्यार, सब इस आग में जल जाएगा। तभी आग की लपटों के बीच से एक परछाई आती दिखाई दी। उस शख्स ने अपने चेहरे पर गीला रुमाल बांध रखा था। वर्दी जगह जगह से जल चुकी थी। वो रोहन था। नीचे पहुंचने पर जब रोहन ने देखा कि अनन्या वहां नहीं है तो वो पागल हो गया था। फायर ब्रिगेड वालों ने उसे रोका, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर अपनी जान की परवाह किए बिना धधकती सीढ़ियों से ऊपर आ गया था। रोहन ने अनन्या को जमीन पर बेहोश देखा। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा। अनन्या, आंखें खोलो, अनन्या, उसने जोर से पुकारा। अनन्या ने अधखुली आंखों से उसे देखा। धुंधला सा चेहरा, वही आवाज। रोहन ने अपनी शर्ट उतारी, उसे पास के वाटर कूलर के पानी से गीला किया और अनन्या के चेहरे पर लपेट दिया। आग अब छत से गिर रही थी। एक जलता हुआ बीम गिरने ही वाला था कि रोहन ने अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया और खुद को ढाल बना लिया। उसकी खाल जल गई थी, लेकिन उसने अनन्या को नीचे नहीं गिरने दिया। उसने दर्द को पीते हुए कहा, डरो मत अनन्या, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें आंच भी नहीं आएगी। ये वही लाइन थी जो उसने कॉलेज में कही थी। बेहोशी में भी अनन्या के दिल ने इसे सुना। रोहन उसे गोद में लेकर आग के बीच से दौड़ पड़ा। सीढ़ियों पर धुआं था, गर्मी इतनी थी कि लोहा पिघल रहा था। रोहन के पैर जल रहे थे, पीठ पर भयानक जलन थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अनन्या की सांसों पर था। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, एक जोरदार धमाका हुआ और कांच की खिड़कियां टूट गईं। रोहन ने आखिरी सीढ़ियां कूदी और अनन्या को एम्बुलेंस के पास स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टर्स दौड़कर आए। रोहन वहीं पास की दीवार से टिक गया। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। पीठ से खून और मांस जलने की बू आ रही थी। उसने एक बार अनन्या की तरफ देखा, संतुष्टि की सांस ली और फिर वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अनन्या की आंखें खुली। कमरे में मशीनों की बीप बीप आवाज थी। उसे होश आते ही वो आग, वो धुआं और वो मजबूत बाहें याद आईं। रोहन, वो चिल्लाई। नर्स दौड़कर आई। मैम, शांत हो जाइए, आप ठीक हैं? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। वो गार्ड, वो लड़का जो मुझे लाया था, वो कहाँ है? नर्स ने नजरें झुका ली। मैम, वो बर्न वार्ड में हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी पीठ 60% जल चुकी है।
उन्होंने खुद इलाज करवाने से पहले डॉक्टर्स से कहा था कि पहले आपको ऑक्सीजन दी जाए। अनन्या ने अपने हाथों से ड्रिप नोच दी। वो नंगे पैर ही कॉरिडोर में भागी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो जनरल बर्न वार्ड में पहुंची। वहां एक कोने के बेड पर रोहन उल्टा लेटा हुआ था। उसकी पूरी पीठ पर पट्टियां थीं। वो दर्द में कराह रहा था। रोहन के बेड के पास उसका वही पुराना फटा हुआ बैग रखा था जो शायद फायरमैन ने उठा लिया था। बैग खुला था और उसमें से कुछ सामान बाहर गिरा हुआ था। अनन्या की नजर एक डायरी और कुछ पुराने बिलों पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। वो किसी अस्पताल के बिल थे। तारीख 5 साल पुरानी। पिता के हाथ का ऑपरेशन, 2,50,000 रुपये, भुगतान बाकी। मां का अस्थमा इलाज, 15,000 रुपये प्रति माह। मकान मालिक का नोटिस, तुरंत खाली करो। और फिर उसने डायरी खोली। वो पन्ना जिस पर आंसू के निशान सूखे हुए थे। 25 जुलाई 2021। आज मैंने अनन्या को छोड़ दिया। मेरा कलेजा फट रहा है, लेकिन मैं क्या करता। पिताजी का हाथ कट गया है। घर में खाने को नहीं है। अगर मैं अनन्या से शादी कर लेता तो वो भी इस नरक में फंस जाती। वो महलों के लिए बनी है, झोपड़ियों के लिए नहीं। मैं जा रहा हूं ताकि वो उड़ सके। मेरी बदनामी उसे मुझसे दूर रखेगी और शायद वो मुझे नफरत करके खुश रह पाएगी। मैं उसे अपनी गरीबी की आग में नहीं जला सकता। अलविदा मेरी जान। पढ़ते पढ़ते अनन्या के मुंह से एक चीख निकल गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। जिसे वो 5 साल से धोखेबाज और लालची समझ रही थी, वो असल में त्यागी था। उसने अनन्या को छोड़ा नहीं था, उसने उसे बचाया था। अपनी खुशियों की कुर्बानी दी थी ताकि अनन्या को गरीबी का मुंह न देखना पड़े। अनन्या की रोने की आवाज सुनकर रोहन को होश आ गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। चुप रहो, बिल्कुल चुप। अनन्या सिसकते हुए बोली, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला रोहन? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें 5 साल से कोस रही हूं और तुम मेरे लिए तिल तिल कर मरते रहे। रोहन ने दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश की। बता देता तो तुम क्या करती? तुम सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाती। और देखो आज तुम दुनिया की इतनी बड़ी सी ईओ हो। अगर मैं उस दिन न जाता तो आज तुम यहां ना होती अनन्या। मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अनन्या ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा। भाड़ में गई ये कंपनी, भाड़ में गया ये पैसा। जिस पैसे ने मुझे तुमसे दूर किया वो मेरे लिए मिट्टी है। तुमने मेरी जान बचाई है रोहन, सिर्फ आग से नहीं, उस गलत फहमी से भी जिसमें मैं जी रही थी। 6 महीने बाद रॉयल कॉर्पोरेट टावर फिर से सज धज कर तैयार था। आज कंपनी की रीओपनिंग थी। मीडिया, कैमरा, बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। सबकी निगाहें गेट पर थीं। मर्सिडीज आकर रुकी, लेकिन आज अनन्या अकेली नहीं उतरी। गाड़ी का दरवाजा खुला और अनन्या उतरी। उसने अपना हाथ अंदर बढ़ाया और उसका हाथ थामकर बाहर निकला रोहन। रोहन अब वर्दी में नहीं था, वो एक शानदार काले सूट में था। चेहरे पर वही पुरानी सौम्यता थी। अनन्या ने मीडिया के सामने माइक थामकर कहा, आप सब मुझसे पूछते थे कि मेरी सफलता का राज क्या है। आज मैं बताती हूं। ये बिल्डिंग, ये पैसा, ये शोहरत, ये सब अधूरा है। मेरी असली सफलता ये इंसान है। इसने मुझे तब भी चाहा जब मैं कुछ नहीं थी और इसने मुझे बनाने के लिए खुद को मिटा दिया। ये मेरा गार्ड नहीं, मेरा गॉड है। और आज से ये कंपनी हम दोनों की है। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनन्या को देखा और धीरे से कहा, थैंक यू मैडम। अनन्या ने हंसते हुए उसकी बात काटी। मैडम नहीं, अनन्या कहो। कहानी की सीख हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों और हैसियत से तोलते हैं, लेकिन असली रहीसी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि नीयत और त्याग में होती है। सच्चा प्यार कभी बंधन नहीं बनता, वो दूसरों की उड़ान के लिए खुद जमीन बन जाता है।